हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर पार्ट 2। आज हम देखेंगे राजनीतिक संस्कृति के आयाम डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पहला है राष्ट्रीय एकरूपता, नेशनल आइडेंटिटी। एक राष्ट्र में विभिन्न लोग रहते हैं, उनके आपसी संबंध होते हैं और एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। यदि ये संबंध विभिन्न जाति, वर्ण या अनेक प्रकार की इसमें विभिन्नताएं होने के बाद भी सौहार्दपूर्ण है, तो वे किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। और इसमें जो नागरिक है वो अपनी जातीयता, क्षेत्रीयता व वर्गीय हितों से ऊपर उठ जाते हैं और राष्ट्र के संदर्भ में सोचते हैं, यानी उनकी आइडेंटिटी जो है वो राष्ट्र के कारण होती है, उनकी पहचान राष्ट्र के कारण होती है। तो इसे राष्ट्रीय एकरूपता का डायमेंशन कहते हैं, जो उसका आयाम। दूसरा, अपने साथी नागरिकों से भी एकरूपता, आइडेंटिफिकेशन विद वंस फेलो सिटीजन्स। अब ये भी निर्भर करता है कि उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका आपस में संबंध कैसे हैं, वे सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं या उनमें अक्सर अंतर कलह होता है, झगड़े होते हैं, या किस प्रकार के उनके आपसी संबंध हैं। क्योंकि जातीय, भाषाई, धार्मिक या किसी भी आधार पर यदि विद्वेष मतलब विभिन्नताएं हो सकती हैं, परंतु विद्वेष की स्थिति किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं होती है, विघटनकारी होती है। तो अपने साथी नागरिकों के प्रति भी एकरूपता जो है राष्ट्रीय संस्कृति को, राजनीतिक संस्कृति को मजबूत करती है। समस्त राजनीतिक अभिजन, जो इलीट वर्ग है यानी कि जो विशेष वर्ग है, उनके भी आपस में संबंध कैसे हैं, उनके संबंधों और वे एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं, इस पर भी राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार निर्भर रहता है। तीसरा इसमें है शासन द्वारा निर्गतों के बारे में आस्था, बिलीव अबाउट द गवर्नमेंट आउटपुट्स, यानी सरकारी निर्णय जो भी लिए जा रहे हैं उनके प्रति नागरिकों की आस्था है या नहीं, उनको वह मान रहे हैं या नहीं, और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन, अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं, यानी सरकार जो निर्णय ले रही है, सरकार के निर्णयों को और जो सरकार नीतियां बना रही है, कार्यक्रम बना रही है, उसको लोग किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और समर्थन देते हैं। फिर है निर्णय प्रक्रिया में विश्वास, पीपल्स बिलीव अबाउट द डिसीजन मेकिंग, कि राज्य में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब कुछ ही लोग निर्णय लेते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वे हमारी ओर से निर्णय लेते हैं। तो नीति निर्माताओं को या राजनीतिक व्यवस्था को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को यह विश्वास हो कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं ये जनता के भी निर्णय यही है, यानी जनता इसको मान्यता दे रही है और जनता ऐसा ही चाह रही है, क्योंकि इसमें उनका भी हित छिपा हुआ है। क्योंकि जो सरकार निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से उसमें नागरिकों के हित होंगे, ऐसा विश्वास जनता के बीच में जागृत होना चाहिए। राजनीतिक संस्कृति के इस आयाम के बारे में सिडनी वर्मा ने कहा है कि विकसित राजनीतिक संस्कृति में यह अत्यंत आवश्यक होता है कि व्यक्ति, राष्ट्र और सभी नागरिकों में ये भाव उत्पन्न करे कि उनके और उनकी जनता के निर्णय एक जैसे हैं। अब है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। संख्या व शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां होती हैं।
एक तो होती है अभिजनात्मक संस्कृति, इलीट कल्चर, और दूसरी होती है जन संस्कृति, मास कल्चर। यानी कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से, औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से और एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति से वो एक विशेष अभिजन वर्ग या विशिष्ट जन कहलाते हैं। तो एक हो गए अभिजनात्मक वर्ग और दूसरा होता है जन संस्कृति, जो कि मास से रिलेटेड होती है, लोगों से रिलेटेड होती है, उसे मास कल्चर कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो ये राजनीतिक संस्कृति है ये जो है परिवर्तनशील भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है, क्रांतिकारी भी हो सकती है, प्रगतिशील भी हो सकती है। यानी इसके कई टाइप्स है कि ये संस्कृतियां चेंजिंग कंडीशंस के साथ, परिवर्तन के साथ परिवर्तनशील है, या फिर एक ही प्रकार की है जो लंबे समय से एक ही प्रकार से चलती आ रही है, या वहां पर क्रांतियां होकर उठापटक हो रही है, या प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है कि ये आगे बढ़ना चाहती है। इसी संदर्भ में जो है ब्राइसमैन ने इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो है संकुचित, पैराकिकल, दूसरी है प्रजाभावी, सब्जेक्ट रिलेटेड, और सहभागी, पार्टिसिपेटरी। संकुचित जो है वो परंपरागत है, यानी परंपरा से जैसे चलता आ रहा है, और जो प्रजाभावी है वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर होती है, और सहभागी जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन भी रहता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर S.E. फाइनर ने डिफाइन करते हुए कहा है कि संस्कृति जो है 4 प्रकार की है, जो समझने में आसान भी है। पहला है परिपक्व, मैच्योर, दूसरा है विकसित, डेवलप्ड, तीसरी है निम्न, लो, और चौथी है न्यूनतम स्तरीय, मिनिमल। तो ये इसके अलावा एक कैटेगराइजेशन वो और करता है फ्रांस की क्रांति से पूर्व की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति। तो मैच्योर का मतलब, परिपक्व का मतलब ये है कि जिसमें जो लोग हैं और अभिजन है वो परिपक्व है, शैक्षिक कारणों से भी, राजनीतिक कारणों से भी उनके अंदर परिपक्वता है। और जो विकसित है, जो जहाँ पर राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक व्यवहार पूरी तरह से विकसित है, डेवलप्ड है, उनकी राजनीतिक संस्कृति अलग होगी। लेकिन जो निम्न है, जो कि विकासशील है या जहाँ पर बार बार चेंजेस होते हैं, वो इस श्रेणी में आएंगे। और न्यूनतम स्तरीय जो वो होंगे जो अभी इस प्रक्रिया में जिनकी शुरुआत हुई है। इसी क्रम में वो एक कैटेगराइजेशन और भी करते हैं जिसमें 4 भाग हैं। पहला है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। आंग्ल अमेरिकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुमूल्यों वाली है, मतलब मल्टी वैल्यूड है, क्योंकि वहाँ तरह तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं जो स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं, जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज वहाँ पर हैं जहाँ पर विकसित प्रकार की संस्कृति है। और वहाँ पर एक तरीके का हमें मिश्रण दिखता है, राजनीतिक संस्कृति का मिश्रण दिखाई देता है। और इसमें जो देश आते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इस प्रकार के देश आते हैं जो कि विकसित देशों की श्रेणी में भी रखे जा सकते हैं। दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे यूरोप के जो देश हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसमें भी जो संस्कृति है वो एडजस्टेबल नहीं है, सामंजस्य नहीं करती है, और इसमें खंडित है, मतलब एक ब्रोकन है, इसमें एक रूपता नहीं है, और इसमें समय समय पर हमें जो है चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, संघर्ष और हिंसा, इसमें स्ट्रगल है, इसमें वायलेंस है, ऐसा भी इस कल्चर में, इस राजनीतिक संस्कृति में दिखाई पड़ता है। इसके बाद तीसरी है अपश्चिमी या आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, नॉन वेस्टर्न और पार्शियली प्री इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम।
अब इसमें वो देश आते हैं जो कि उपनिवेश रहे हैं और उपनिवेशों के अधीन रहे हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है और विकास की प्रक्रिया में है, जैसे भारत, एशिया और अफ्रीका के देश इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। चौथी है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें सर्वाधिकारवाद की प्रमुखता रहती है और इसमें राज्यों में के कोई संघ नहीं बनाए जा सकते और सभी व्यवस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण रहता है। शासन की संपूर्ण शक्ति, शासन के संपूर्ण अधिकारी एक ही विचारधारा वाले राजनीतिक दल से नियंत्रित होते हैं और सभी जगह नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमें चीन में दिखाई देती है। चीन में इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति के महत्व एवं प्रभाव को देखकर अनेक शोध समय समय पर हो रहे हैं और इसमें कई शोध आ भी चुके हैं जो इसको वैज्ञानिक बनाने में, इसको स्पष्ट बनाने में, इसको विकसित करने में लगे हैं। और बहुत सारे विद्वान जैसे ऑमंड, वर्बा, पाई, स्पाइक आदि ने शोध किया है और लुसियन पाई और सिडनी वर्बा ने पॉलिटिकल कल्चर एवं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जो है अनेक काम किए हैं और इस तरह से लिखा भी है। उन्होंने जो निबंध प्रकाशित किए हैं उसमें कई देशों के बारे में लिखा गया है, जैसे जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की, भारत, इथोपिया और पूर्व सोवियत संघ व इजिप्ट के बारे में इन्होंने लिखा है। इसमें इन्होंने वो निबंध संग्रहित किए हैं जो विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति को प्रकट करते हैं और इस प्रकार इस दिशा में कार्य निरंतर जारी है। धन्यवाद। थैंक यू।